हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का फर्स्ट वीडियो मैंने लेकर आया था आपके सामने, ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि भारतीय समाज के बारे में अध्ययन करना है, कृषि और संस्कृति के बारे में देखेंगे, कृषक संरचना क्या है, हरित क्रांति क्या है, किसानों की आत्महत्या, संविदा कृषि और मजदूरों का संचार क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेसन यानी कि फर्स्ट वीडियो में बताया था। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर यानी कि इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करना है, जिसमें बाबू पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था भारतीय कृषि के बारे भारतीय समाज के बारे में बताया था, फिर भारतीय कृषि और संस्कृति के बारे में मैंने आपको बताया था, और लास्ट टॉपिक रहा था कृषक संरचना। कृषक संरचना के बारे में भी मैंने बताया था कि कृषक संरचना क्या है। इसके अंतर्गत बताया था कि भारत के कुछ भागों में कुछ न कुछ भूमि जो है काफी लोगों के पास होती है, और वही दूसरे क्षेत्रों में मैंने बताया था कि 40 से 50% परिवार के पास जो है भूमि नहीं होती है। इस कृषि संरचना में मैंने आपको बताया था, जैसे मैं परवल जाति के बारे में बताया था, उसके बाद आपको जमींदारी व्यवस्था क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। फिर इसके कृषि संरचना में बताया था, लास्ट टॉपिक जो था रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कृषि संरचना के अंतर्गत। और आज हम लोग देखेंगे बाबू भूमि सुधार, है ना। भारत में भूमि सुधार अधिनियम के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो भूमि सुधार अधिनियम की बात अगर हम लोग करते हैं तो देखिएगा, भूमि सुधार अधिनियम की शुरुआत जो है ऐसे 1950 से 1970 के दशक में हुआ था, जिसमें बताया गया, देखिए यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत क्या लिखा गया कि नेहरू और उनके नीति सलाहकारों ने 1950 से 1970 ईस्वी तक भूमि सुधार कानूनों का एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके कारण राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विशेष परिवर्तन हुआ था। यानी कि भारत के भूमि सुधार अधिनियम के बारे में आप क्या समझेंगे कि भारत के भूमि सुधार अधिनियम जो है 1950 से 1970 के दशक में इसकी शुरुआत नेहरू और उनके नीति सलाहकारों के द्वारा किया गया था, जिसके कारण देश में राष्ट्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखे थे। जिसमें परिवर्तन की बात किया जाए तो सबसे पहला देखिएगा जमींदारी व्यवस्था समाप्त। जमींदारी व्यवस्था क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। जैसा कि जमींदारी व्यवस्था में हमने आपको बताया था कि जमींदारी व्यवस्था में जो है जमींदार को, है ना, जमींदार को क्या माना जाता था? स्वामी माना जाता था, क्योंकि उनके पास ही अधिकांशतः भूमि होती थी। और वो क्या करते थे कि उस प्रणाली के अंतर्गत कृषक यानी कि कृषक मजदूर जो होती थी उनका सीधा संबंध सरकार से नहीं हो पाता था। इसलिए जितने भी जमींदार लोग थे वो अपने ही भूमि का कर यानी टैक्स जो है वो क्या करते थे? सरकार के पास तक कृषकों के द्वारा पहुंचाने का क्या करते थे? काम करते थे। तो भारत में भूमि सुधार अधिनियम में आपको देखना है कि नेहरू और उनके नीति सलाहकारों के द्वारा जो है 1950 से 1970 ईस्वी तक भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला बनाई गई थी, है ना, जिसका परिवर्तन जो है भारत या राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर देखा गया। उसमें पहला परिवर्तन आपको याद रखना है, जमींदारी व्यवस्था को क्या किया गया? समाप्त किया गया। दूसरा देखना है पट्टादारी का समापन, ये कृषि से ही क्या है? संबंधित है। आगे देखेंगे तो कृषि उपज को बढ़ावा।
कृषि उपज को क्या मिला, बढ़ावा मिला। यानी कि भारत में भूमि सुधार अधिनियम को अगर लाया गया 1950 से 70 के दशक में, तो अपने देश में राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर कौन कौन से परिवर्तन देखा गया। तो पहला परिवर्तन में आपको याद रखना है, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया, पट्टादारी को समाप्त किया गया, और तीसरा जो है कृषि उपज को क्या मिला, बढ़ावा मिला। ये सारे के सारे परिवर्तन भारत में भूमि सुधार अधिनियम को पारित करने से या लागू करने से हुआ था। अगर हम लोग भूमि सुधार अधिनियम के कारण की बात करेंगे तो पहला कारण था इसका बाबू, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा। यानी कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन होने वाली जितने भी वस्तुएं थी वो सारी वस्तुओं में क्या करना था, वृद्धि करना था। इसका पहला कारण। दूसरा कारण देखेंगे तो गरीब किसानों के शोषण को क्या करना, रोकना। दूसरा, गरीब किसानों के शोषण को क्या कर देना, रोकना। ये सारी के सारी चीज जो है आपका भूमि सुधार अधिनियम का कारण था। और भूमि सुधार अधिनियम के कारण क्या क्या परिवर्तन हुए उसमें आपको याद रखना है, जमींदार व्यवस्था को समाप्त किया गया, फिर पट्टादारी को समाप्त की गई, और कृषि उपज को क्या मिला, बढ़ावा मिला। ये सब के सब भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा हुए परिवर्तन की व्याख्या है। इसके बाद बाबू हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हरित क्रांति के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद किसानों की आत्महत्या के बारे में जानेंगे, फिर संविदा कृषि क्या है, मजदूरों का संचार क्या है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, भूमि सुधार, भारत में भूमि सुधार अधिनियम क्या है, इसको आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है हरित क्रांति। पढ़ेंगे हरित क्रांति क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक इसको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, उतार लीजिए, और अगले वीडियो में फिर हम लोग लेके इसको अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। तब तक इसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, लिखिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। चलिए हो गया। तो आगे हम लोग चलेंगे हरित क्रांति। ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति की बात अगर हम लोग करेंगे तो टॉपिक आप बनाइएगा हरित क्रांति। यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं टॉपिक हरित क्रांति। हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति की अगर हम लोग बात करेंगे तो हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था बाबू 1967 से 70 के दशक में। याद रखिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967 से 70 के दशक में एमएस नाथन स्वामी, एमएस नाथन स्वामी के नेतृत्व में हुआ था। एमएस नाथन स्वामी के नेतृत्व में हुआ था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हरित क्रांति के शुरुआत होने के साथ साथ भारत में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कुछ जो है उपायों को अपनाया गया था, जिसमें आप लिख सकते हैं उच्च किस्म के बीज, उच्च किस्म के बीज, अच्छे उर्वरक, अच्छे उर्वरक, अच्छे उर्वरक, समुचित सिंचाई, समुचित सिंचाई, समुचित सिंचाई इत्यादि का उपयोग कर, इत्यादि का उपयोग कर कृषि उत्पादकता में, कृषि उत्पादकता में वृद्धि की गई थी, वृद्धि की गई थी, वृद्धि की गई थी। देखिए यहां ध्यान से आपको क्या देखना है, यहां पे आपको हरित क्रांति, हरित क्रांति के बारे में आपको क्या देखना है कि इसकी शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 70 के दशक में एमएस नाथन स्वामी के द्वारा किया गया था।
जब हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की गई थी तो इसके अंतर्गत कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उच्च किस्म के बीज को अपनाया गया था या उपयोग किया गया था। अच्छे उर्वरक को जो है कृषि के अंतर्गत फसलों में डाला जाता था। उसके अंतर्गत समुचित व्यवस्था, समुचित सिंचाई की व्यवस्था या अपनाकर जो है अधिक से अधिक कृषि की उत्पादकता में क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी। तो अगर हरित क्रांति आपसे 2 नंबर में पूछता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो लिखना क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 70 के दशक में एम.एस. नाथन स्वामी के नेतृत्व में हुई थी, जिसके अंतर्गत कृषि के, है ना, जिसके अंतर्गत उच्च किस्म के बीज, उर्वरक, समुचित सिंचाई इत्यादि विधियों का उपयोग कर कृषि की उत्पादकता में वृद्धि की गई थी। वह क्या कहलाता है बाबू, हरित क्रांति। वह क्या कहलाता है, हरित क्रांति। चलिए अगर हम लोग खास तौर से बात कर ले तो हरित क्रांति जो था बाबू वो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि गेहूं उत्पादन से संबंधित था। हरित क्रांति जो था वो मुख्य रूप से किस उत्पादन से संबंधित, किस फसल के उत्पादन से संबंधित, तो गेहूं उत्पादन से क्या था, संबंधित था। और हरित क्रांति के, है ना, हरित क्रांति की अगर हम लोग बात कर ले तो हरित क्रांति का जो है खाद यानी कि मुख्य रूप से जिम्मेवार जो था वो मुख्य रूप से रासायनिक खाद था। तो ये भी लिख सकते हैं कि हरित क्रांति का, है ना, हरित क्रांति का जो है मुख्य रूप से क्या था, यानी कि इसका जिम्मेदार तो आप लिख सकते हैं रासायनिक खाद, रासायनिक खाद। हालांकि इसके लिए जिम्मेवार कारक एक ही नहीं था, रासायनिक खाद के अलावा आपका समुचित व्यवस्था भी था, उच्च किस्म के बीज भी थे, लेकिन हरित क्रांति का सबसे मुख्य कारक जो माना गया वो माना गया रासायनिक खाद को। इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। इसमें थोड़ा सा हम आपको बताते हैं इसका क्या था आधार। अगर हरित क्रांति के आधार या उद्देश्य की बात करेंगे तो सबसे पहला उद्देश्य तो आप इसका परिभाषा से भी समझ सकते हैं कि इसका पहला उद्देश्य था कृषि उत्पादकता में क्या करना, वृद्धि करना। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था हरित क्रांति का। फिर उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे तो कीटनाशकों का, है ना, कीटनाशकों का उपयोग करना इसका क्या था, मुख्य आधार था। निगम की स्थापना करना क्या था, इसका मुख्य आधार था। तो अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या थी या क्या है, तो पहला लिखेंगे कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, दूसरा कीटनाशक दवाओं का क्या करना, उपयोग करना, तीसरा लिख देंगे निगम की स्थापना, निगम की स्थापना। ये सब के सब लिखेंगे आप इसमें हरित क्रांति में। चलिए अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी देखे थे हम लोग इसके पहले जो है हरित क्रांति के बारे में देखे थे कि हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। उसके बाद हमने अभी आपको बताया कि किसानों की आत्महत्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो किसानों की आत्महत्या का कारण क्या था सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो एक शब्द में आपको समझना है कि किसानों के आत्महत्या का जो कारण बन गया था वो कारण बन गया था आपका हरित क्रांति। चूंकि हरित क्रांति में आपको बताया गया था कि हरित क्रांति जब अपने देश में लाया गया था तो उसके अंतर्गत उच्च किस्म यानी कि उच्च नस्ल वाले बीजों का प्रयोग किया गया था। फिर उसके साथ साथ जो है अच्छे उर्वरक की प्रयोग की गई थी, समुचित सिंचाई की व्यवस्था को अपनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादकता को अधिक से अधिक क्या करना, विकसित करना या उसमें बढ़ावा देना। तो हरित क्रांति के कुछ उपायों को अपनाकर यहाँ के किसानों ने, भारतीय किसानों ने जो है अपनी कृषि उत्पादकता को वृद्धि करने का क्या किया था, प्रयास किया था, जिसके अंतर्गत उनके ऊपर बीज, अच्छे किस्म के बीज को खरीदने में, अच्छे उर्वरक को खरीदने में इतना ज़्यादा जो है क्या हो जाते थे, बोझ हो जाते थे। और उन सभी बोझ के द्वारा अगर वो किसानों के द्वारा जो है जो फसल की उत्पादन की जाती थी वो फसल
जब बाजारों में लोगों के बीच शेयर किया जाता था तो उसका उचित मूल्य जो है किसानों को नहीं मिल पाता था, जिसके कारण किसानों के ऊपर काफी कर्ज का बोझ हो गया था और वो सब के सब लोग जो है एक भारी समस्याओं से क्या कर रहे थे, जूझने लगे थे। और वो वही कारण जो है उन सभी किसानों के क्या बन गया था, आत्महत्या का कारण। देखिए आत्महत्या यानी कि किसानों की आत्महत्या में अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यादातर किसानों की आत्महत्या है ना, किसान में आत्महत्या करने वाले जो खासकर किसान थे वो किसान थे सीमांत किसान, यानी कि आत्महत्या करने वाले बहुत से किसान है ना, बहुत से किसान सीमांत किसान थे जो मूल रूप से है ना, जो मूल रूप से हरित क्रांति के तरीकों का प्रयोग कर, मूल रूप से हरित क्रांति के तरीकों का प्रयोग कर अपनी उत्पादकता बढ़ाने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। यानी कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ी अगर कारण था वो था भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। चूंकि हरित क्रांति के अंतर्गत अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग कर, अच्छे उर्वरक की प्रयोग कर और समुचित सिंचाई की व्यवस्था को अपनाकर ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया गया था। और उसी प्रयास को कुछ अपने देश के किसानों ने क्या किया, अपनाया, और प्रयास को अपनाते हुए वो लोग भी अपने कृषि उत्पादकता में क्या करना चाहे, वृद्धि तो करना चाहे। लेकिन उस प्रयास के साथ जब किसानों के द्वारा फसल उत्पादकता में वृद्धि की गई और उत्पादित फसल को जब बाजारों में बेचा गया, लोगों के पास रखा गया, तो वहां जो है उस उत्पादित वस्तु का किसानों का उचित मूल्य न मिल पाता था, जिसके कारण वो काफी कर्ज के बोझ से क्या हो गए थे, दब गए थे, जो मुख्य रूप से कारण बन गया था उनकी आत्महत्या का। उसके बाद देखिए, जैसे कभी कभी मान लिया जाए कि इसका कारण पूछ देगा कि किसानों की आत्महत्या के कारण क्या थी, तो पहला कारण तो क्या था कि किसानों की आत्महत्या का पहला कारण हरित क्रांति, और दूसरा कारण जो किसानों के द्वारा कृषि उत्पादकता के अंतर्गत जो भी फसलों का उत्पादन किया जाता था उसका बाजारों में उचित मूल्य नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण वो काफी कर्ज के बोझ से क्या हो गए थे, दब गए थे। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका संविदा कृषि। संविदा कृषि की अगर हम लोग बात करेंगे तो संविदा कृषि में हम लोग यहाँ पे देखिए सामने लिखा हुआ है कि भूमंडलीय तथा उदारीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां निश्चित फसल उगाने को यानी कि निश्चित फसल उगाने को कहते थे, किनको, अपने देश के किसानों को। सबसे बड़ी चीज है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण का आगमन या शुरुआत की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है अपने देश में 1990 के दशक में हुआ था। भूमंडलीकरण की बात करेंगे, उदारीकरण की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है अपने देश में 1990 के दशक में माना जाता है। ऐसे मुख्य रूप से कहा जाता है कि उदारीकरण की शुरुआत जो है 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत किया गया था। लेकिन भारत में अगर हम लोग भूमंडलीकरण और उदारीकरण की बात करेंगे तो ऐसे सामान्य रूप से इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। जब भारत में भूमंडलीकरण और उदारीकरण की शुरुआत हुई तो देखिए इसकी शुरुआत होने से कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो निश्चित फसल को उगाने के लिए यानी कि उगाने के लिए अपने देश के किसानों को कहती थी तथा ये किसान को है ना जानकारी एवं सुविधाएं भी देती थी। कहने का मतलब ये है कि जब भारत में संविदा कृषि को लाया गया था जिसका मुख्य कारण था भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण का आगमन, यानी कि अपने देश में भूमंडलीकरण और उदारीकरण की शुरुआत की गई था। इसके अंतर्गत शुरुआत करने के बाद इसके अंतर्गत कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थी वो अपने देश के किसानों को है ना अपने देश के किसानों को जो है निश्चित फसल उगाने का क्या करती थी, बात कहती थी और उससे रिलेटिव
या उससे संबंधित जो जानकारियां होती थी वो सभी के सभी जानकारी एवं सुविधा वो जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी देश के किसानों को देने का काम करती थी, है ना। तो वो हो गया आपका संविदा कृषि। संविदा कृषि क्या है पूछेगा तो आप लिख सकते हैं कि भूमंडलीय तथा उदारीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां निश्चित फसल उगाने को कहती है तथा ये किसानों को जानकारी एवं सुविधाएं भी क्या करती है, देती है। इसको आप उतार लेंगे। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जो आपका है मजदूरों का संचार। चलिए देखिए, अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको हम क्या बताए थे, मजदूरों का संचार से पहले अभी आपको हम बताए थे संविदा कृषि क्या है, जिसमें कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अपने किसान को एक निश्चित फसल उत्पादन करने का आदेश देती थी और उसके साथ साथ उस फसल उत्पादन से संबंधित जो भी जानकारियां होती थी वो सभी जानकारी किसानों तक पहुंचाने का काम करती थी। उसी प्रक्रिया को हम लोग संविदा कृषि कहते हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक जो इस लेसन में आपका बच गया था वो था मजदूरों का संचार। मजदूरों का संचार, अब देखिए मजदूरों का संचार के अंतर्गत आपको ये जानना है कि जब अपने देश में भूमंडलीकरण या उदारीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी तो उसकी शुरुआत होने से खास तौर से ग्रामीण, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में असमानताएं उत्पन्न हुई थी। वो क्या है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1990 के दशक से जो ग्रामीण असमानताएं आई थी वो ग्रामीण असमानताओं ने बहुस्तरीय व्यवसाय की ओर, है ना, बहुस्तरीय व्यवसाय की ओर क्या किया, बाध्य किया तथा मजदूरों का क्या हुआ, पलायन हुआ। इसलिए एक व्यक्ति है समाजशास्त्री जिनका नाम क्या है, जॉन ब्रेमन ने इस या ऐसे मजदूर को क्या कहा था, घुमक्कर मजदूर भी कहा था। फिर से एक बार देखिएगा, मजदूरों की संचार या मजदूरों का संचार क्या था, तो जब अपने देश में भूमंडलीकरण या उदारीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी तो उसकी शुरुआत होने के चलते, है ना, कुछ ग्रामीण में असमानताएं आई थी जो बहुस्तरीय व्यवसायों की ओर क्या किया था, बाध्य किया था, यानी कि रुकावट, बाधा डाला था। तथा मजदूरों का पलायन का मतलब हुआ कि कोई भी मजदूर अपना जीवन या जीविकोपार्जन करने के लिए अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में क्या हो जाता था, चला जाता था। उसी को हम लोग पलायन कहते हैं, है ना, पलायन हुआ। इसलिए जॉन ब्रेमन ने इन्हें क्या कहा था, घुमक्कर मजदूर भी कहा था। इसी टॉपिक के साथ बाबू आपका ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन क्या हुआ पूर्ण रूप से हम लोग इसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और अगले क्लास में या अगले वीडियो में आप लोग को हम लेके आएंगे अगले जो टॉपिक है या जो भी चैप्टर है उसको हम लेके आएंगे। तब तक आप इसको वीडियो देख के इसको समझ के लिख लेंगे और याद कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो है वो छूट ना पाए, है ना। चलिए।